अस्सलाम वालेकुम। पहले आज पाकिस्तान ने वैसे मैच जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया से और बड़ा अच्छा स्टार्ट ले लिया। लेकिन उससे पहले कि हम पाकिस्तान का मैच डिस्कस करें, ज़रा सा कल के जो इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ फोर्थ T20 उस पर ज़रा थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड का जो फोर्थ टेस्ट मैच फोर्थ T20 था उसको इंडिया ने जीत लिया, न्यूजीलैंड ने जीत लिया था। और टिम साइफर्ट जो उनका मैन ऑफ द मैच बना। 215 रन का टारगेट दिया था जिसको जो है वो चेज नहीं कर सकी। अराउंड 50 रन के मार्जिन से इंडिया न्यूजीलैंड ने जीता। अच्छा, इसमें इंडिया को इसलिए कोई घबराहट की जरूरत नहीं है। मैं दोनों एंड से ना प्रोज एंड कॉन्स बताता हुआ जाऊंगा। इंडिया को इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई सीरीज तो आपने पकड़ ली और फिर आपने कुछ लड़के जो है वो अपने बिठा भी दिए। वरुण चक्रवर्ती नहीं खेल रहा था इसमें, अक्षर पटेल नहीं था इसके अंदर, रवि बिश्नोई खेल रहा है उसकी जगह। तो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं आपकी टीम के जो अभी वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है और आपने वो इस फोर्थ T20 में खिलाए हैं। और जो हैं भी तो वो भी बेंच बेंच मतलब है कि वो वाले प्लेयर हैं जो सेकंड ऑप्शन पे होते हैं। 15 के स्क्वाड में 11 में शायद नहीं आए। जैसे मिसाल के तौर पर रिंकू शायद 11 में नहीं बनेगा आपका जब अक्षर पटेल वापस आ जाएगा। और आपकी जब पूरी में भी शायद तिलक वर्मा भी वापस आ जाए तो फिर शायद जगह नहीं बनेगी रिंकू सिंह की। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो आपने जो टीम खिलाई, आपने ठीक ठाक अच्छा चैलेंज भी पोज किया। आप 215 चेज भी करने गए, टीम कंप्लीट ना होने के बाद भी अच्छा जो है वो हिट किया उन्हें और कोशिश करी कि टारगेट को पकड़ने की कोशिश करें। टिम साइफर्ट तो जैसा खेला सो खेला, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये चीज़ जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं शायद वो ये है कि ये फिन एलन को शायद सामने नहीं कर रहे। ये शायद करेंगे तो फाइनल वाला T20 दे दिया, उसको एक्सपोज नहीं हो रहे होने दे रहे, वर्ल्ड कप में ही खोलेंगे शायद उसे। और एक है लॉकी फर्गुसन जो बैठा हुआ था, वो भी शायद रॉयल T20 में गया हुआ था या किसी भी लीग में था, इसमें भी था भारत। वो खेला नहीं, लेकिन अभी वो लास्ट मुझे नजर तो आया बैठा हुआ फोर्थ T20 में। तो मेरा ख्याल है वो शायद फिफ्थ T20 और खेलेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद न्यूजीलैंड इज सेविंग दीज टू गाइस फॉर फॉर द वर्ल्ड कप, और वो नहीं चाहते कि इनको एक्सपोज करें इन इस बायलैटरल के अंदर। तो मैं अभी मतलब है कि आप ये कह सकते हो कि न्यूजीलैंड के पास अभी कुछ कार्ड्स हैं जो ओपन करने हैं उन्होंने। क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा था कि यार डेविन कॉनवे सूट नहीं कर रहा T20 के ऊपर, लेकिन क्यों उसको खिला रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा सेंस बननी शुरू हो रही है उसकी कि शायद फिन एलन उसकी जगह वापस आएगा तो न्यूजीलैंड की टीम एक बिल्कुल डिफरेंट शेप में आ जाएगी। टिम साइफर्ड और फिन एलन जब ये दोनों ओपनर आएंगे तो फिर के मतलब है कि ये फिर उतने ही खतरनाक है जितनी बाकी सारी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, उतने खतरनाक हो जाएंगे ये। तो एक तो ये चीज़ है। तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड ने शायद इसको एज अ मूव प्ले किया है कि अभी इस सीरीज में खोला नहीं है। शायद बुरा लगेगा कि जी न्यूजीलैंड सीरीज हार गई, बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप में अपने वो कार्ड सही तरीके से पुट अप कर सकते हैं। और रचिन रविंद्रन की अच्छी बैटिंग नहीं कर रहा है तो उसमें कोई मतलब है कि कोई गलत बात नहीं है अगर आप क्या कहते हैं डेविन कॉनवे को वन डाउन कर दो और रचिन रविंद्र को हटा दो टीम में से भाई थोड़े टाइम के लिए। अगर वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा तो जबरदस्ती क्यों खिलाना। तो ये भी एक ऑप्शन है जिस पे जा सकते हैं। तो न्यूजीलैंड का तो एक ये था कि चलो लग रहा है कि जी ठीक है, वेल प्रिपेयर्ड फॉर वर्ल्ड कप। अभी हैं दो तीन कार्ड जो खोलने बाकी हैं। अच्छा, दूसरे एंड पे आ जाओ इंडिया का। इंडिया ने भी अपने बहुत सारे प्लेयर्स नहीं खिलाए हैं, लेकिन जो सबसे जबरदस्त चीज हुई है वो ये हुई है कि इतने सारे प्लेयर बेंच करने के बावजूद चैलेंज पोज कर दिया था भाई एक टाइम पे। जो मैच कहीं से लग ही नहीं रहा था कि इंडिया जीत रहा है, ठीक है ना। 14.5 का रन रेट जा चुका था, 14 14.5 के आसपास रन रेट। उसके बाद एक ओवर आता है भाई इश सोडी का, और उस ओवर में 28 रन मारता है शिवम दुबे। और मेरा ख्याल है उसमें 4 छक्के लगे, अगर मैं गलत नहीं, 4 लगे या 3 छक्के लगे। टोटल 28 रन बने, आखिरी 2 ओवर बॉलों पे भी छक्के लग गए। मैं सिर्फ उस ओवर को देख के ना एक चीज सोच रहा था कि इस सोडी जब बॉल कर रहा है, लेग स्पिन कर रहा है, मिडिल स्टंप पे, मिडिल स्टंप से बाहर निकाल रहा है, मिडिल स्टंप से अंदर ला रहा है,
अबे भाई जब तुझे नजर आ रहा है कि वो बंदा मार ही लेग साइड पे रहा है सारे के सारे, सीधा मार रहा है या इधर मार रहा है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई तेरे अंदर थोड़ी तो वो, मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा सा ना वो हो गया था, जैसे कहते हैं ना दिमाग चलना बंद हो गया था उसका, जब उसको 3 छक्के लगे हैं ना, 2-3 छक्के, तो उसका दिमाग थोड़ा सा चलना ही बंद हो गया। किसी को जाना चाहिए था उसके पास बात करता कि भाई जब एक बंदा सारे के सारे छक्के इधर मार रहा है, तो भाई तू राउंड द विकेट आ जा और राउंड द विकेट वाइड बॉल कर दे इधर, इसको इधर मारने दे। और यहाँ अगर वो मार लेता है तो मार ले, कोई बात नहीं, अगर वो इतना अच्छा प्लेयर है तो मार ले। मैंने देखा नहीं उसे ऑफ पे छक्के मारते हुए वैसे, लेकिन अगर मार ले तो मार ले। लेकिन आप ऑफ पे बॉल रखो, और अगर फर्ज कर लो कि आपको लग रहा है कि बॉल ऑफ से अंदर आएगा तो वो फिर यूं लेके आपको चला जाएगा, तो आप गूगली कर दो, गूगली कर दो, बाहर निकाल दो और मारने दो, फिर उसे जाने दो बॉल के ऊपर। हो सकता है वो स्टंप हो जाए, हो सकता है वो कॉट बैंड हो जाए, हो सकता है डॉट बॉल हो जाए, हो सकता है छक्का भी लग जाए, लेकिन कुछ प्लान्स तो चेंज करो। एक ही लाइन से लेग और मिडिल की बॉल पे वो सारे के सारे बॉल यही करे जा रहे हैं। थोड़ी सी कोई आगे थी, थोड़ी सी कोई पीछे थी, एक बॉल ऑफ स्पिन भी करी, लेकिन वो भी मिडिल लेग पे ही रखी, जैसे बिल्कुल ट्रे में सजा के दे रहे कि भाई ये तेरी रेंज में हमने बॉल दे दी है, फेंक दिया मैं यहाँ पर। तो मुझे बिल्कुल पागलों वाली बैटिंग लगी इसकी, बॉलिंग लगी। इस थोड़ी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल पागल हो गया था, और इसमें क्रेडिट जाता है शिवम दुबे को, क्योंकि उसने थोड़ी देर के लिए ना उसका माइंड बंद हो गया था, बिल्कुल उसको क्लोज कर दिया था दिमाग को, उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं बॉल करूं किधर से। ये उस बंदे की क्वालिटी है जो जिस तरीके से वो उनको उसको मार रहा था, सूत रहा था। तो खैर, हो सकता है कि यहाँ से भी पिट जाते, लेकिन सवाल सारा ये है कि भाई जब तुम्हें 2-3 बॉलें पड़ गई हैं और तुम्हें पता है कि तुम्हें 14-15 रन से ऊपर नहीं जाना, तो भाई 4 बॉलें तुम करा चुके हो, 2 बॉलों पे जरूरी है, 2 बॉलों पे भी 2 छक्के खा लो, कुछ नया ट्राई करके छक्के खा लो, जरूरी है वही करना है और छक्के खाने। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लगा कि इन्होंने मैच जो है ना खुद उस तरफ दिया, इस सोडी के पागलपन की वजह से मैच थोड़ा सा ट्विस्ट आया, 14 का रन उठा के 12.5 पे आ गया। फिर वहां से फिर लगने लगा कि वो ले जाएंगे, वो तो उसके मैट हेनरी के हाथ से लगा और बॉल स्टंप्स में चली गई और वो रन आउट हो गया, अनलकी रहा, वरना जिस फॉर्म में था शायद वो मैच जीत ही जाता, जिता ही देता। तो ये तो खैर इंडिया का हो गया। अब आ जाओ भाई पाकिस्तान के मैच पे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का आज पहला T20 लाहौर के अंदर खेला गया, और उसमें हमने 168 का स्कोर बनाया, और उसमें तकरीबन मेरा ख्याल है हमने कोई 22 रन से जीत लिया कन्विंसिंगली, कोई इतनी मुश्किल भी नहीं हुई है। बहुत सारे नए चेहरे देखने को मिले, जैक एडवर्ड्स जो उनका BBL का परफॉर्मर था, माली ब्रेडमैन पर स्कॉर्चर से खेलता है, जैक एडवर्ड्स सिडनी सिक्सर्स का था। तो ये इन्होंने कुछ नए जो इनके परफॉर्मर्स थे जो कि अच्छा कर रहे थे बिग बैश में, उनको मौका दे दिया यहाँ पर, और ये पहला मैच हार गया। इन हमारे लिए तो फिर खुशी की बात है कि हमने चलो पहला मैच जीत लिया, लेकिन इसमें ये भी बात बिल्कुल क्लियरली समझ लेनी चाहिए कि ये अभी, एक तो होती है ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट 11, फर्स्ट भी नहीं है, ये सेकंड भी नहीं, ये थर्ड 11 है। क्योंकि अभी अभी तो जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जो पाकिस्तान भेजी है, तो उसमें अभी जॉश इंग्लिस, मार्कस स्टोइनिस और मिचेल मार्श खुद जो कप्तान है, इन तीनों ने तो अभी खेलना है अगला मैच। तो ये तीन क्या करेंगे अभी तो देखते हैं। तो जॉश फिलिपी जो उनका कीपर है, मेरा ख्याल है वो रिप्लेस हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है उसकी जगह जॉश इंग्लिस आ जाएगा। और जॉश इंग्लिस की बाय द वे मेरा ख्याल है 100-150 रन किए हुए हैं इसने चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड के खिलाफ, जब 350 चेस किया था इन्होंने, तो जॉश इंग्लिस की मेरा ख्याल है उसमें बड़ी 100 थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसका रिकॉर्ड अच्छा है लाहौर के अंदर, बैटिंग जानता है वो। तो एक तो ये तीन वापस आएंगे, और जो इनकी एक्चुअल 11 है जो वर्ल्ड कप में खेलने वाली है, उसमें तो भाईजान टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, अगर मैं कोई नाम भूल रहा हूँ तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो 4 प्लेयर जो मेरी उंगलियों पे हैं बिल्कुल, जो कि अभी तो है ही नहीं, कहीं सीन में ही नहीं है, और अभी इन्होंने वर्ल्ड कप में आना है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई वेरी गुड विक्ट्री, हमें बहुत खुशी है, लेकिन हमें बिल्कुल रियलिटी और फैक्ट्स को नज़र में रखना चाहिए कि उन्होंने अपनी सी टीम खिलाई है पहले मैच में, दूसरी टीम में बी आ जाएगी, और फिर बी ही खेलेगी पूरे ये 3 मैचेस में, फरवरी की फर्स्ट को खत्म हो जाएगा ये। फिर वर्ल्ड कप में जो आएगी जो एक्चुअल इनकी टीम होगी, जो कि हार्ड टाइम देती है। तो खैर, अभी भी मैं कहूंगा कि उन्होंने मैच बनाने की कोशिश करी,
लेकिन हमने जो है वो काफ़ी अच्छी तरह पुल कर लिया मैच को। साइम अयूब ने जब आके मैच में पहले बैटिंग की है और आज वही मैन ऑफ द मैच भी बना है, तो भाईजान मैच में बिल्कुल क्लियर प्लान दिया हुआ था, जो कोच था और कैप्टन था, कि भाई ये बॉल जो है, ये विकेट जो है ये स्पिन करेगा, बॉल थोड़ा स्लो होगा, ग्रिप करेगा, टाइमिंग आउट होगी 10 ओवर के बाद, तो लिहाजा पहले 10 ओवरों में कूटना है। उसमें साहबजादा फरहान पहली बॉल पे आउट हुआ। यहाँ पर साइम अयूब ने चार्ज लिया और 22 बॉलों पे 40 रन बनाए, 22 बॉलों पे। और बहुत तेज जो उसके जो जितने भी शॉट्स उसके जो मशहूर है ना, जिस तरह वो खेलता है, वो लेग साइड पे यूं फ्लिक करना, नो लुक शॉट और सारे, तो बिल्कुल अपनी फॉर्म में लगा। पिच को अच्छी रीड किया था, शुरू में स्ट्राइक पे जाना था तो लिहाजा गए। सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड जो आज हमने खेला है वो है सलमान अली आगा का वन डाउन आना। सबसे ज्यादा मोस्ट टॉक्ड डिसीजन, मोस्ट डिबेटेबल डिसीजन जो आज है वो है सलमान अली आगा का वन डाउन आना। और आज सलमान अली आगा ने ये बताया, भाईजान मैं कप्तान हूँ, ठीक है ना, मुझे लगता है मुझे पहले जाना चाहिए। तो सलमान अली आगा ने ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ की है कि उसने बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना, अपनी अथॉरिटी यूज़ की है इन शॉर्ट। और उसने ये बताया कि मुझे ऐसा लगा कि ये प्लान का हिस्सा ही था ना, कि आपने पहले 10 ओवर में चार्ज करना है, तो क्योंकि पहले 10 ओवर में चार्ज करना है, तो लिहाजा हम, अगर पहली बॉल पे साहबजादा फरहान आउट हो गया है, तो पावर प्ले यूज़ करने के लिए हम बाबर को नहीं दे सकते। बेहतर यही है कि हम बाबर की जो स्किल है, जो कि स्ट्राइक रोटेशन है, या जो वो 20 बॉलों पे 30 रन, 40 रन, 30 रन, 35 रन करता है, 105, 120, 10 के स्ट्राइक रेट, 20 के स्ट्राइक रेट से, उसको मिडिल ओवर में यूज कर लेंगे। तो लिहाजा मैं खुद ऊपर चला जाता हूँ, ऊपर जाके मैं जो है वो चार्ज लेता हूँ। और ये डिसीजन बिल्कुल ठीक हुआ। सलमान अली आगा का वैसे ही रिकॉर्ड बताता है कि उसका जो जो स्ट्राइक रेट है वो आराम से 155 160 पे चला जाता है जब वो वन डाउन खेलता है। और उसकी वजह यही होती है कि वो थोड़ा सा टाइम ले लेता है सेट होने का, और जब सेट हो जाता है तो फिर वो हिटिंग शुरू कर देता है। आज भी 144 के स्ट्राइक रेट से मारा। लेकिन एक वक्त साइम अयूब और सलमान अली आगा इतने कंट्रोल में आ गए थे मैच के कि लग नहीं रहा था कि अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया वापस आती है। वो तो आप कह लो कि वो जो स्पिनर जो लगे ना, एडम जैम्पा, उसने जो है ना काम खराब किया और एकदम से आके 3 आउट कर लिए। उस्मान खान का भी कैच बचा, वो भी शुक्र है बच गए भाई, वरना तो मैच ही खत्म था। तो वो खत्म हो गया। वो उसने जो है वो कैच छोड़ा, और एडम जैम्पा ने आके ना बेसिकली जो मैच में हम एक तरीके से आप कह लो 9 या 10 के रन रेट से जा रहे थे, उस पर उसने जो है ना ब्रेक लगाई है। 9.2 ओवर में जब सलमान अली आगा आउट हुआ है, 9.2 ओवर में, तो 86 रन पे हम खड़े हुए थे। अराउंड कोई 9 से ऊपर का रन रेट था ये। तो बिल्कुल सही हम जा रहे थे। लेकिन वहां से जो ब्रेक लगी, तो फिर आहिस्ता स्कोर आना शुरू हुआ। ऑब्वियसली बाबर बीइंग बाबर, उन्होंने फिर जो है रन रेट थोड़ा सा स्लो किया, लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि चलो उसने 10-12 बॉलें लेने के बाद मैच को थोड़ा सा आगे खींचा, थोड़ा सी हिटिंग करनी शुरू करी। लगा कि टीम ने जो प्लान दिया है उस पर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर नहीं भी जा पा रहा तो एटलीस्ट कोशिश कर रहा है कि मैं जाऊं उस पर। ये पॉजिटिव साइन था। मैंने पहले ही कहा था, ये मेरी जो अपनी पिछली वीडियो थी, मैंने उसमें ये बात बोली थी कि अगर मुझे बाबर स्कोर मूव करता हुआ नजर आ रहा है ना, तो मैं फिर एक्सेप्ट कर लूंगा कहीं ना कहीं। लेकिन अगर मुझे ये नजर आया कि वो जी यूं करके ब्लॉक कर रहे हैं, बॉल को सेट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज भाई बहुत बुरी हो जाती है। आज भी हालांकि उसने 9 बॉलों पे 4 रन बनाए, आज भी टाइम लिया है, लेकिन उसके बाद फिर उसको कवर अप करने गया, नजर आया कि वो उसकी इंटेंट है कि मैं मारूं, तो चलो ठीक है ले लेते हैं। लेकिन फिर भी टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, इट वाज अ वीक नॉक। या तो फिर आप उसको अगली 5 बॉलों पे कुछ बड़ा कन्वर्ट कर देते हैं, तो बात थी। लेकिन 22 बॉलों पे 24 यार, ये तो कोई स्कोर नहीं है। फिर भी चलो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, हल्का सा आपने स्पार्क ही दिखाया, ले लेते हैं इसको, अगली दफा इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो। लेकिन सबसे ज्यादा भाई जो डिसअपॉइंटिंग नॉक थी आज की, वो थी फखर जमान। 10 बॉलों पे 16 बॉलों पे 10 रन, सिर्फ 62। यानी ये एक ऐसा मैच जिसमें सब जो है वो 100 से ऊपर, 120, 110, 115, 130 पे जा रहे हैं,
हमारा वैसे ही कोई नहीं जाता 180, 190, 100, 200 पे। एक आज साइम अयूब गया है थोड़ा सा, वरना उसके अलावा तो कोई वैसे ही नहीं जाता हमारे इतने ऊपर स्ट्राइक रेट पे। तो भाई साहब ने इधर 65 का स्ट्राइक रेट कर दिया, 62 का। तो यहाँ बहुत ज्यादा बॉलें कंज्यूम कर गया। वो बॉलें क्यों कंज्यूम कर गया ये मैं समझाता हूँ। क्योंकि फखर जमान के पास मिडिल ऑर्डर में सिवाय सिंगल डबल करने के, सिंगल डबल जो वो अच्छा कर लेता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसके अलावा उसके पास क्रिकेटिंग शॉट्स नहीं है टू स्कोर बाउंड्रीज। उसके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही शॉट हैं। वो एक ये है कि आगे निकलो सीधा, आगे निकलो मिड विकेट, ये दो शॉट्स हैं। अब वो क्या करता है, वो स्पिनर पे जाके ये दोनों शॉट खेलने की कोशिश करता है, या अगर फास्ट बॉलर भी लगा तो यही शॉट खेलने की कोशिश करता है, उसके बाद है ही ये शॉट। ठीक है, अब जब वो ओपनर जाता है तो यही शॉट उसके स्कोरिंग शॉट बन जाता है। एक शॉट अच्छा खेलता है वो कट पे भी और ड्राइव पे भी, लेकिन क्योंकि इधर फील्डर आ जाते हैं तो फिर वो एरिया उसका कवर हो जाता है। तो फिर उसको जैसे ही वो देखता है ना कि ये एरिया पीछे से कवर्ड है, तो फिर वो यहाँ नहीं जाता, वो फिर सीधा जाता है। और सीधा कितनी दफा हिट लगा लोगे आप, हर बार सीधा निकल के मार दोगे छक्का। यही गलती ये हसरंगा के खिलाफ कर रहा था श्रीलंका में, कि मिडिल ऑर्डर में आके ना आओ देखा ना ताओ देखा, आगे निकले और ठा करके आगे घुमा दिए और स्टंप हो गए। तो मुझे सलमान फखर जमान की कितने रन किए ये सेकेंडरी टॉपिक है, किस तरह खेल रहा है ये ज्यादा खतरनाक है देखना। मुझे इस पे ज्यादा एतराज है कि वो जिस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहा है ना, इस तरह मिडिल ओवर्स में नहीं खेला जाता। आप कभी भी स्ट्राइक रोटेशन और एक इनिंग को बिल्ड नहीं कर सकते। ये जब आया था तो मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये अराउंड कोई, मेरा ख्याल है 13, 14, 13वें ओवर में आया था, या 12वें 13वें ओवर में आया था। तो वहां से अभी 8 ओवर बाकी थे ना। तो 8 ओवर में, चलो मैं ये कह रहा हूँ भाई नहीं लग रहा आपसे शॉट्स, ठीक है, आपने 10 बॉलें ले ली, सेट होके इनिंग ही आगे ले जाते। कि एक एंड आपने संभाला हुआ है, आपने 40 बॉलों पे 60 किए, चलो 40 बॉलों पे 55 किए, 60 किए, एक एंड तो ले लेते पूरा अपना। तो वो क्यों नहीं ले सका, क्योंकि इसको ये होगा कि भाई मैं यहाँ से वैसे ही चार्ज करूं जैसे मैं एज एन ओपनर चार्ज करता हूँ। तो अब कैसे हो सकता है कि यार हर दफा आप एक ही जैसे शॉट्स मारो और आपको अगला मारने भी दे। चलो शायद किसी वक्त कनेक्ट भी हो जाएंगे, लेकिन क्रिकेटिंग शॉट्स नहीं है, ये हैं लप्पे। और ये लप्पे एज एन ओपनर अगर आके आप मारते हो ना तो बुरा नहीं लगता, क्योंकि बॉल तेज आ रहा है, फील्डर अंदर है, तो मारते हुए बुरा नहीं लगता। हल्की सी भी कनेक्ट हुई, थोड़ी सी मिसकनेक्शन भी होती है तो भी बाउंड्री के आसपास ही जाके गिरेगी, चार ही होना है उसमें, कैच तो नहीं होगा। इधर आप कैच हो रहे हो, ठीक है। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि फखर जमान कहीं ना कहीं जहन में ओपनर ही बना हुआ है। वो अभी भी एज एन ओपनर ही खेल रहा है, उसके सारी शॉर्ट सिलेक्शन ओपनर्स की, उसके जहन में अभी भी नहीं बैठ रहा कि मैं एक मिडिल ऑर्डर का प्लेयर बन गया हूँ, ये बना दिया गया हूँ, जो भी है। अब मसला सारा ये है कि आपने मिडिल ऑर्डर में जिम्मेदारी किस पर डाली, बाबर आजम पर डाली और फखर जमान पर डाली। तो फखर जमान और बाबर आजम दोनों मिडिल ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, इस बात पे मुझे कोई एतराज नहीं है, वेरी गुड। आपके सबसे ज्यादा तजर्बेकार प्लेयर ही मिडिल ऑर्डर में होने चाहिए। उस्मान खान ठीक है थोड़ा बहुत टच में आ रहा है, उसको भी लंबा करना चाहिए था, स्कोर बहरहाल नहीं करा उसने भी, लेकिन ठीक है, ये दोनों बंदे मिडिल ऑर्डर में थे, मुझे ये चीज समझ में आ रही है, अच्छी चीज है। कोई एक बंदा भी अगर थोड़ा सा आगे जाएगा तो स्कोर लंबा हो जाएगा। हर बार ऐसा नहीं होगा कि दोनों जल्दी आउट हो जाए, लेकिन चलो यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन जिस तरीके से फखर जमान खेल रहा था ना, वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था देख के। उसको फिर देख के जहन में फिर यही बात आती है कि यार इसको वन डाउन होना चाहिए या ओपनर होना चाहिए, ये क्या कर रहा है मिडिल ऑर्डर में। अब हमने मिडिल ऑर्डर में कोई प्लेयर रखा भी नहीं है, कौन आएगा फखर जमान की जगह, ख्वाजा नाफी आएगा, ख्वाजा नाफा रिप्लेस करेगा फखर जमान को। तो फखर जमान का मैंने पहले भी देखा था कि इसकी जो एवरेज है T20 के अंदर कोई ज्यादा नहीं है, 22-23 की एवरेज है। और ये वन डाउन पे खेला है बहुत अरसे, ठीक है ओपनर नहीं खेल सका बाबर रिजवान की वजह से, लेकिन वन डाउन तो खेला है। तो कोई ऐसा खास इम्पैक्ट उसका जो ओडीआई में रहा है, वो वनडे वो T20 में नजर नहीं आ रहा, नंबरों में तो नहीं है एटलीस्ट। लेकिन एक बात अच्छी ये जरूर है ना, हम क्यों खिलाते हैं उसे, हम उसे इसलिए खिलाते हैं क्योंकि इज एन इम्पैक्ट प्लेयर।
भाई तब तुम्हारा तुम्हारा काम इम्पैक्ट देना है, तो ये इम्पैक्ट डाला तुमने, 16 बॉलें खेल के 10 रन। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ना शॉर्ट सिलेक्शन पे काम करने, अब क्या करें, वर्ल्ड कप पे खड़े में सर पे मैं बोलूं कि भाई अपने शॉट्स डेवलप कर ले, शॉट्स तो डेवलप नहीं हो सकते, अब तो जो आता है वही करना है। तो मिडिल ऑर्डर में फखर जमान इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी ट्रिकी डिसीजन, और हो चुका है वो डिसीजन। अब हमें बस ये देखना है कि वो उसमें कैसे डिलीवर करता है। ठीक है, वो एक टीम मैन है, वो जिम्मेदारी ले लेता है, उसको रोल को अडेप्ट करने की कोशिश भी कर रहा है, उसके हिसाब से खेलने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं कर पा रहा वो। ये बात बिल्कुल सच है, नजर आ रहा है नंबर्स में। और दूसरा शॉर्ट शॉर्ट सिलेक्शन, चलो नंबर भी छोड़ो, विकेट मुश्किल थी नहीं खेला गया, लेकिन जो शॉर्ट सिलेक्शन है वो क्लियरली बता रही है कि मिडिल ऑर्डर में नहीं सेट हो रहा। वो अभी भी ओपनिंग वाले शॉर्ट्स की जो ऑप्शन है उसकी ओपनर्स की जैसी हैं। तो ये है मेरी भी टेक इसमें कि मिडिल ऑर्डर डिड नॉट डिलीवर जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हमारा मिडिल ऑर्डर आज भी वीक है। दो के हम जीत गए हैं, इस बात पे फिर पानी फिर जाएगा कि जी आपकी बैटिंग अच्छी नहीं हुई, इस पर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन कितनी ही बुरी विकेट थी भाई, अगर आपने स्टार्ट ले लिया है 9 ओवरों में 80 रन, तो यार ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने अगले 11 ओवरों में कितने 80 रन और किए 11 ओवरों में, बिल्कुल रनर बॉल से भी नीचे आए, रनर बॉल ही तकरीबन आप कह सकते हो उसको। तो ये कोई अच्छा स्कोर तो नहीं था, मेरे हिसाब से 180 जाना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद बेशक हार भी जाते, लेकिन जिस तरह का स्टार्ट लेके गए थे, ठीक है पिच मुश्किल थी, सब कुछ था, बॉल ग्रेप हो रहा था, ठीक है, लेकिन सवाल सारा ये है कि भाईजान आपके अपने ही तो ग्राउंड है, ठीक है ना। तो मिडिल ओवर में खेलना भी तो सीखना है स्पिन को, ये वो एशिया कप वाला हाल करना है कि जी 11 ओवर में जो है वो एकदम से जो है वो 33 रन के अंदर 9 विकेटें दे दी मिडिल ओवर के अंदर। और कहाँ 80 पर एक या दो थे, दो आउट थे, और एकदम से 135-40 पे पूरी टीम निकल गई, 70 रन में पूरी टीम निकल के चली गई। तो ये ये नहीं करना भाई, आपने थोड़ा सा संभल के खेलना है। ये मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व हुआ हुआ नजर नहीं आ रहा। हमने इसको मजीद प्रोटेक्शन देने के लिए एक बैट्समैन डाला हुआ है नीचे, कभी वो फहीम होता है कभी शादाब होता है, लेकिन वो प्रोटेक्शन भी कोई हेल्प नहीं कर रही है आपकी भाई, कोई हेल्प नहीं कर रही, विकेटें गिरे जा रही हैं बस। और मोहम्मद नवाज 14 बॉलें खेली, 15 रन बनाए, एक छक्का मारा, ये सही खेलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन चलो, मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर रन बॉल का ही गेम जा रहा है और आपने रन बॉल ही खेल लिया है, थोड़ा सा एक आधी छक्का वक्का मार लिया, अगर यही करना है तो चलो यही कर लो, लेकिन शॉर्ट सिलेक्शन तो ठीक हो। फखर जमान की शॉर्ट सिलेक्शन वाज रॉन्ग। और दूसरा, बाबर आजम भी जो स्वीप हुआ था वो भी कोई ठीक नहीं हुआ था भाई। किस बात में आप रिवर्स खेलने चले गए हो, जब आपको नजर आ रहा है सीधा सीधा आप मार सकते हो स्पिनर को, या सीधा नहीं मार सकते तो यहाँ इस तरफ खेल दो, स्वीप नॉर्मल रेगुलेशन स्वीप खेल दो। अगर पीछे फील्डर खड़ा है तो जमीन पे खेल दो। तो जरूरत नहीं थी कि इतना आप जाके इम्प्रोवाइज करने निकल पड़े, सीधे शॉट लग नहीं दिया आपसे, आप इम्प्रोवाइजेशन पे जा रहे हो यार। खैर ये हो गई यहाँ तक बात। अच्छा, शादाब खान ने भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन शादाब खान ने भी 4 बॉलें खेली, 1 रन बनाया। यार ये 4 बॉलें बस फहीम को दे देते तो एक आधा तो लपेट ही देता वो आगे। तो मैं वही बात बोल रहा हूँ कि शादाब को हम जो रखे हुए हैं वो क्यों रखे हैं टीम के अंदर। शादाब की यूटिलिटी तब बनती है जब वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में कर रहा है, ठीक है, स्पेशली बॉलिंग, तो उसकी यूटिलिटी बनती है। तो आज उसकी बैटिंग में तो कोई ऐसी खास चीज मुझे नजर नहीं आई, ठीक है, प्लस बॉलिंग में भी वो मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि उसने कोई जैसे कहते हैं ना, कोई अनप्लेबल बॉलिंग कर रहा है, जबकि दूसरे एंड पे साइम अयूब नहीं खेला जा रहा था, पिटा है वो भी, लेकिन ये कि उसने विकेटें निकाली, कुछ अनप्लेबल बॉल्स करी। अबरार 10 10 रन दिए, सिर्फ 4 ओवरों में दिए 10 रन, कितने 3 ओवरों में 10 रन, उसमें भी एक बाउंड्री पड़ी है एंड में, वरना शायद वो भी ना पड़ती तो भी तो बिल्कुल ही मैच खा चुका था अकेला। तो ऐसी विकेट पे शादाब खान जो है वो 25 रन दे गए 3 ओवरों के अंदर, एक आउट किया 25 रन दे गए।
कहने को बोलेंगे जी हाँ जी 8 साढ़े 8 रन था, तो भाईजान साढ़े 8 रन ही तो पिटना ही से तो जाना था और स्कोर हो जाता। तो वो जो प्रॉब्लम था शादाब का, जिस पे हम अभी भी बात कर रहे थे कि जी वो जो है मिडिल ओवर्स में जो उसका स्पिन, जो उसका मेन रोल है स्पिन बॉलिंग, ठीक है ना, उससे वो विकेटें नहीं ले पा रहा या उसको पकड़ नहीं पा रहा। मुझे वो प्रॉब्लम आज फिर दिखा, क्योंकि साथ में साइम बॉलिंग कर रहा है, अबरार बॉलिंग कर रहा है, नवाज बॉलिंग कर, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। वो तो बिल्कुल सही बॉलिंग कर रहे हैं, विकेटें भी ले रहे हैं, फंसा भी रहे हैं, उनका बॉल स्पिन भी हो रहा है, सही जगह पे भी पड़ रहा है। शादाब का नहीं पड़ रहा। मैंने यही बोला था ना बेटा, जब बगैर प्रोसेस फॉलो किए डायरेक्ट वर्ल्ड कप में के अंदर उतारोगे, किसी भी इसलिए कि जी तजर्बा है, तो यही तरह के रिजल्ट निकलेंगे। तो मुझे शादाब का अभी भी शक है भाई। अच्छा, उसके बाद जब हमारी बॉलिंग शुरू हुई है, तो ऊपर से जो है ट्रेविस हेड और मैट शॉट ने जो है वो हिटिंग शुरू करी। मैट शॉट तो जल्दी आउट हो गया, बोल्ड मार दिया साइम अयूब ने, और उसके बाद फिर ट्रेविस हेड को भी साइम अयूब ने आउट कर दिया। तो साइम अयूब तो भैया अब साफ सी बात है, आपका पूरा बॉलर है। और अब ये बड़ी मुझे कभी कभी फिर कहने में मजबूर हो जाता हूँ, ज्यादती लगती है कि आपने उसके 4 ओवर पूरे नहीं किए और 3 ओवर नीचे शादाब को दे दिए। जब 2 ओवर शायद शादाब ने ले लिए और उससे कुछ नहीं निकल रहा, साइम 3 ओवर करके बैठा हुआ, उसका 1 ओवर बाकी है, तो भैया पहले उसके ओवर पूरे करो ना। जो विकेट लेके बॉलर बैठा हुआ है, पहले उसको तो दो, पहले पूरी बॉलिंग। लेकिन आप शादाब पे ट्रस्ट कर रहे हो और शादाब वो आपको रिजल्ट नहीं दे रहा। तो अभी आज की बॉलिंग में अगर मुझे कोई सबसे वीक स्पिनर लगा हमारा, तो वो शादाब ही था। ठीक है, मैं शायद राशिद लतीफ का बहुत बड़ा फैन हूँ। ठीक है ना, सच बात करते हैं, हक करते हैं, और मैं लॉजिक उनकी बहुत पसंद करता हूँ। अभी मैं उनकी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि शादाब जो है वो तो कभी भी T20 से आउट नहीं होता। मैं इस पे बिल्कुल भी अग्री नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि शादाब आपकी T20 का पार्ट बनता है, अगर वो परफॉर्म कर रहा है। कोई ऐसे ठप्पा लगा, गवर्नमेंट का ठप्पा नहीं लगा हुआ उसके ऊपर कि जी उसने, क्योंकि वो तो कभी टीम से आउट नहीं होता भाई। जब वो अपना रोल ही सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा, जब वो विकेटें ही नहीं लेके देगा, जब वो रन नहीं करेगा, तो वो टीम में कैसे बनता है? यही तो वजह थी बाहर होने की। आप कह रहे हो कि वो तो कभी भी बाहर नहीं होता था, नहीं ऐसा नहीं होता यार, मेरे हिसाब से बिल्कुल बाहर होता है। और अभी तो चलो आप उसको रखो, क्योंकि अब आपने उसको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रखा हुआ है, खिलाना है, लेकिन बिग मैचेस में वो रिप्लेस हो सकता है उस्मान तारिक से। ये तो मैं, इस पे तो मैं बड़ा स्ट्रांग बिलीव करता हूँ। या तो फिर वो फिर बैटिंग से और बॉलिंग से रन करके दे दे, रन करके दे दे और विकेटें लेके दे दे, वरना फिर उसकी जगह नहीं बन रही भाई। मुझे अभी भी लोग कहेंगे कि जी हाँ ठीक है, उसकी जगह बनती है, उसको खिलाना चाहिए, परफॉर्म करे तो खेले ना। तो या तो फिर आप अगर उस पर इतना ट्रस्ट करते हो तो भाई भेज दो ना, एज अ स्लॉगर ऊपर भेजा करो फिर जल्दी जल्दी, कभी एज अ स्लॉगर ऊपर भेज दो और परफॉर्म करा दो जाके, बोलो भाई मारो। तो वो भी आप नहीं कर रहे हैं। 7वें 8वें नंबर में भी वो 4 5 बॉलें लेके कोई ऐसी हिटिंग नहीं कर पा रहा। तो उसका रोल भाई मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, अदर देन बॉलिंग। लेकिन बॉलिंग अगर अच्छी करे तो, वरना फिर कोई रोल नहीं समझ में आ रहा उसका मुझे। उसके बाद फिर शाहिन शाह अफरीदी है, उसने भी अच्छी बॉलिंग करी। और सबसे अच्छी बॉलिंग जो है वो साइम अयूब ने करी, और साइम अयूब को मैन ऑफ द मैच भी मिला। लेकिन जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था आपका बॉलिंग में, वो खुद अबरार अबरार था, जिसने 10 रन दिए भाई, 4 ओवरों में 10 रन। और उसमें भी एक बाउंड्री लग गई एंड में, वरना ये भी नहीं बन रहा था उनसे। तो 2.5 रन की इकोनॉमी, माशाल्लाह। तो भाई ये होता है स्पिनर, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को अगर श्रीलंका में आगे कोई बड़े मैचेस जैसे इंडिया का हो गया, या आगे अगर हम सेमीज में गए, तो फिर वहां पे जाके अगर हमें कोई, हम किसी टीम को कोई बहुत बड़ा चैलेंज दे सकते हैं ना, ठीक है ना, तो इट विल बी बिकॉज ऑफ अबरार अहमद। अबरार अहमद आपका ऐसा एक ट्रेन बॉलर है भाई, जो दुनिया को पकड़ा ही नहीं देता इतनी आसानी से। ये सबसे खतरनाक बॉलर है आपका अभी।
और सबसे कम डिस्कस होता है, क्योंकि आप इन लोगों को ज़्यादा डिस्कस करना शुरू कर देते हो ना, शादाब हो गया और बाबर हो गया और फ़खर हो गया और ये सारे ऊपर क्या आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा अंडररेटेड जिसकी बात नहीं होती वो अबरार अहमद है, जो आपकी सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि यार हर बार एक बंदा आके 2.5-3 की इकोनॉमी में अपना, या मैक्सिमम 4 की इकोनॉमी पे जो है वो अपना अपने ओवर्स क्लोज कर रहा है। भाई ये कंसिस्टेंटली ऐसी बॉल करता है, तो कंसिस्टेंटली ऐसे बॉल करना इज नो फ्लूक, ये फ्लूक नहीं है, ठीक है। ही इज केपेबल, वो केपेबल है तो कर रहा है ये। तो बहुत जबरदस्त बॉलर मिल गया भाई, अल्लाह का शुक्र है। और इसका सारा क्रेडिट हमारी टीम मैनेजमेंट और माइक हेसन को जाता है यार। आपने कंसिस्टेंट मौके देके अपनी ऑप्शंस को डेवलप किया है, और आज पाकिस्तान ऐसा लग रहा है जैसे स्पिनर से भरा हुआ है, ठीक है। हाँ, अभी तो एक सुफियान मुगीम है जो कि डाला नहीं है हमने वर्ल्ड कप में। तो ये सारी चीज है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया सारा डिस्कशन इस मैच को लेके। मुसाइम अयूब मैन ऑफ द मैच बन गए, सब कुछ जबरदस्त हो गया। अब बात आ जाती है जो सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक है, और वो है उस्मान तारिक कहाँ खेलेगा। ये है सवाल। मैं अगर अपनी राय दूं, मेरी अपनी जो राय बनती है वो ये है कि उस्मान तारिक को, अगर मुझे कोई सुन रहा है, एक मशवरा है, गलत भी हो सकता है, मैं कोई क्रिकेटर नहीं हूँ, अपने एनालिसिस से बता रहा हूँ। उस्मान तारिक एक ऐसा प्लेयर है जिसे मैच प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, और उसने ये साबित किया है। जब वो IL T20 में भी गया, जाके खेला, सेमीफाइनल फाइनल दोनों जितवा दिए, ठीक है। उसको मैच प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ रही, इतना क्लेवर और इतना केपेबल बॉलर वो है। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई उस बॉलर को, अभी आपके ऑस्ट्रेलिया के 2 मैचेस पड़े हुए, फिर आप नेदरलैंड से खेलोगे पहला मैच वर्ल्ड कप के अंदर, फिर आप खेलोगे USA से दूसरा मैच, और फिर तीसरा मैच खेलोगे इंडिया से। मैं ये बिल्कुल क्लैरिटी से बता रहा हूँ, और मेरी रिक्वेस्ट भी है ये कि अभी के 2 मैचेस, उस नीदरलैंड वाला और USA वाले मैच में उस्मान तारिक को मत खिलाना, ठीक है ना। उसको आप डायरेक्ट डालो सिर्फ इंडिया के मैच में, ठीक है? क्योंकि मुझे मुझे क्या, मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात। एक तो चीज ये है कि एक एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी हो सकता है कि जी उसको गेम टाइम मिलना जरूरी है इतने बड़े मैच से पहले, ये हो सकता है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, उससे बेहतर ये एक आधा कोई प्रैक्टिस मैच खेल लो वर्ल्ड कप में श्रीलंका के अंदर, ठीक है, या कोई सिनेरियो ट्रेनिंग्स जो होती हैं वो कर लो। मैच नहीं दो, मैच इंडिया में दो, इंडिया के खिलाफ दो। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है भाई, मुझे 90% इस बात का शक है कि अगर इसने ये जो ऑस्ट्रेलिया के 2 मैचेस प्लस आपका इंडिया में, प्लस आपका जो USA से मैच लगा हुआ है और नेदरलैंड वाला जो मैच लगा हुआ है, इन मैचेस में से किसी एक में भी अगर इसने 3-4 आउट कर दिए ना, इसके एक्शन पे कॉल इसके एक्शन को कॉल कर दिया जाएगा और इस पे बैन लगा देंगे। मैं बता रहा हूँ ये होने वाला है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मेरी गट फीलिंग है। इसको सेफ गार्ड करो, प्रोटेक्ट करो, और इंडिया के मैच तक इसकी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इंडिया के मैच में सीधा सीधा उतारो, फिर वहां से जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। ये मेरी बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है, क्योंकि उस्मान तारिक आपका वो ट्रम्प कार्ड है जो आपको सिर्फ इंडिया का मैच नहीं, अगर अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह ने हमारे नसीब में ये चीज़ लिखी हुई, शायद आपको वर्ल्ड कप जिताने में अबरार अहमद और उस्मान तारिक जो हैं वो आपको वर्ल्ड कप निकाल के देंगे। ये इतने केपेबल बॉलर्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जीतना बॉलिंग से ही है, बैटिंग का तो हाल देख लिया हमने। तो अगर उस्मान तारिक की सही यूटिलिटी निकालनी है, उसको एक्सपोज करना ही नहीं है इंडिया के मैच से पहले तक, ठीक है ना। कोई इंटरनेशनल मैच अभी मत दो, बस दे दिया ना उसे, उसने हैट्रिक शैट्रिक कर ली, IL T20 इधर उधर कर लिया, अब मत देना। मैं बता रहा हूँ मत देना भाई, समझो इस बात को, बहुत गहराई है इस बात के अंदर। अच्छा, एक तो ये हो गई चीज। दूसरी आ जाती है बात के, एक और जो फैक्टर है जो कि आपका सरप्राइज एलिमेंट बन सकता है इंडिया के मैच में, वो है ख्वाजा नाफे। अब ख्वाजा नाफे खेलेगा किधर,
ये है क्वेश्चन। ख्वाजा नाफे अगर खेलता है तो मेरे हिसाब से शायद वो उस्मान खान की जगह ही खेलेगा, क्योंकि जाहिर बात है अगर कीपर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उस्मान तारिक आ जाएगा। अभी मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था उसका, सलमान अली आगा का, मेरा ख्याल है सीरीज से पहले का होगा। तो उसमें जो है वो यही बात कह रहा था कि हम जाएंगे उस्मान तारिक के साथ, फिर हम देखते हैं कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम ख्वाजा नाफी को भी यूज़ कर लेंगे। तो उससे मुझे आइडिया ये हुआ कि फर्स्ट चॉइस तो आपकी उस्मान खान ही है। अब उस्मान खान हैज़ टू डिलीवर, अगर उसने अपनी जगह रखनी है, और अगर नहीं रखेंगे तो मेरा ख्याल है ये टीम में कम्युनिकेटेड है कि भाईजान पहले 2 मैचेस आप नहीं चले, ख्वाजा नाफे अंदर है। मुझे ऐसा लग रहा है यही सेटिंग बन रही है। लेकिन मेरा इस पर सिर्फ ये एक छोटा सा एतराज ये भाई, बहुत ही समझ के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप उसे छठा नंबर दे के उससे मैच जितवाओगे, उससे बोलोगे मैच जिता के दो, उस बच्चे से बोलोगे मैच जितवा के दो। भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर उसे खिलाना है तो फिर उसको डालो वन डाउन, उसे वन डाउन डाल दो। और जो आपने 2020 2022 वाले वर्ल्ड कप में, हाँ 2022 वाले वर्ल्ड कप में जो सिडनी का मैच हुआ था जिसमें मोहम्मद हारिस ने जाके 13 बॉलों पे 35 रन कर दिए थे तेज ठा ठा ठा, वो वाला रोल लो अगर लेना है तो ख्वाजा नाफे से। ख्वाजा नाफे में मैच नहीं डालो भाई। मैच अगर जितवाना है तो फखर जितवाएगा, बाबर जितवाएगा, सलमान अली अगर जितवाएगा, उस्मान खान जितवाएगा। उस्मान खान अगर नहीं खेला तो नीचे से नवाज आएगा, शादाब खान आएगा, जितवाएगा। तो ये आपके लड़के बनते हैं जिनको आपने जिनके जिनके ऊपर आपने जिम्मेदारी डालनी है मैच की। और अगर टेल में बैटिंग करनी पड़ती है तो नसीम शाह या शाहीन शाह अफरीदी। ख्वाजा नाफे पे मैच डाल दोगे यार, शर्म की बात है ये। मतलब कि एक नया बच्चा जिसको आपने फ्री हैंड देना है, उसको आप बोलोगे जी हम फ्री हैंड ले रहे हैं, तुम नीचे जाओ और नीचे जाके हमें मैच जिता दो। शायद वो जितवा भी देगा एक दो, लेकिन बात ये है फिर आप उस पर ठप्पा लगा दोगे कि भाई ये तो है ही मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन, जैसे हसन नवाज के साथ किया था। तो भाई मैं ये बात कह रहा हूँ, उस्मान तारिक आपके लिए ट्रम्प कार्ड हो सकता है इंडिया वाले मैच में। और दूसरा जो प्लेयर है वो आप ख्वाजा नाफी को यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग कि उस्मान खान क्या करता है पहले 2 मैचेस में वर्ल्ड कप के, यूएसए और नेदरलैंड वाला। वहां से अगर उसकी डिलीवरी परफॉर्मेंस में अच्छी नहीं आती है तो भाई फिर आप नाफे को लो, लेकिन नाफे को ऊपर मूव कर दो, वन डाउन मूव कर दो, और बोलो भाई जा पावर प्ले में मार। ठीक है ना, खुला हाथ है तुझे, तू पहली बॉल पे आउट हो जा, पर तेरा बल्ला चलता रहे, मार दे ऊपर जाके, 10 बॉलें खेल, 30 रन कर, वापस आ जा। ये होना चाहिए नाफे का रोल, अगर तो नाफे को सही यूज करना है वर्ल्ड कप के अंदर। वरना फिर कोई फायदा नहीं है। फिर उस्मान खान के साथ ही मिडिल ऑर्डर में स्टिक करो, उस्मान खान बेहतर है मिडिल ऑर्डर में, एटलीस्ट आप उस पर जिम्मेदारी तो डालोगे। कल को कोई मैच अगर अगर हम फेल हो जाते हैं और ख्वाजा नाफे मिडिल ऑर्डर में फिनिश करने गया और नहीं कर सका, कितने लोग उस पे बेचारे पे क्रिटिसाइज करेंगे, और अगर करेंगे भी उसका तो करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाना है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि उस्मान खान का रिप्लेसमेंट आपको डालना है नाफे, बिल्कुल डालो, खिलाना वन डाउन, ऊपर भेजो और बोलो मारो, ये है उसका रोल। खैर एक तो ये चीज हो गई। दूसरा ये एक और भी चीज है जो मैं डिस्कस करना चाहता था, वो ये है कि हमारी टीम में अब जो कॉम्बिनेशन हमने आज खिलाया है उसमें एक चीज जो कि मुझे थोड़ी सी जरा लग रही है ट्रिकी, जिसपे शायद हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, और वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी और सलमान मिर्जा ये 2 बॉलर हैं, और आपके यहाँ पर एक अबरार खेल रहा है बॉलर स्पिनर, और फिर अगर आप और फिर शदाब खान आ जाता है और नवाज आ जाता है और ये सारे आ जाते हैं। आपका वैसे तो ठीक है टीम का स्क्वाड, लेकिन अगर आपको उस्मान तारिक को फिट करना होगा तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको शदाब को बिठाना पड़ेगा। आपके पास और कोई ऑप्शन बन नहीं रही है। सलमान मिर्जा और शाहीन शाह अफरीदी में दोनों में से शायद सलमान मिर्जा हट जाएगा और नसीम शाह आ जाएगा, शायद बड़े मैच में आना भी चाहिए। मेरे हिसाब से कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं, अनटिल अनलेस कोई बिल्कुल ही सड़ी हुई परफॉर्मेंस दे दे पहले एक आधे मैच में, तो फिर तो मैं भी बोलूँगा हटा दो भाई। लेकिन अगर वैसे आप बोलो तो ऑन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस शायद आपको शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को अपने 2 फास्ट बॉलर्स के तौर पे रखना पड़ेगा, थोड़ी बहुत बैटिंग भी दे देते हैं दोनों। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। लेकिन अगर आपको अबरार के साथ एक स्पिनर और ऐड करना होगा, उस्मान तारिक भाई,
तो मेरा सवाल ये है कि वो किसकी जगह आएगा? शादाब को बैठाओगे आप? मेरे हिसाब से शादाब ही बैठेगा भाई, और कोई बैठने वाला प्लेयर तो बनता नहीं है, वरना फिर और कौन बैठेगा? मैं ये चीज़ देख के बहुत देर से देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि इसको कहाँ फिट करने की कोशिश करूँ, उस्मान तारिक को। और उस्मान तारिक की जगह सिवाय इसके कि शताब हटे, कोई और जगह नहीं बन रही। एक आर्ग्यूमेंट ये है ना कि जी हम ये कहते हैं कि जी शादाब जो है वो 20-25 रन डाल देता है एक्स्ट्रा, और एक दो विकेटें भी ले लेता है, ज़्यादा भी ले सकता है लेकिन दो विकेटें तो ले ही लेता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप उस्मान तारिक जैसा ऑप्शन डालते हो ना, तो वो दो विकेटें लेता है और स्कोर कम कर देता है। तो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं उतना ही आ जाना है कि आप ऊपर से 20 रन ले लो, 15 रन ले लो एक प्लेयर से, और नीचे जो है आप एक अच्छा बॉलर खिला के वही 10 रन 12 रन बचा लो, तो बात तो वही आ जाती है। ठीक है, तो इम्पैक्ट के तौर पे अगर आप देखो, कंट्रीब्यूशन के तौर पे अगर आप देखो, तो शायद हिसाब बराबर ही बैठता है, आप उस्मान तारिक को खिलाओ या शायद आपको खिलाओ। वरना उसके अलावा और फिर कोई जगह नहीं है कि आप किसको हटाओगे और उस्मान तारिक डालोगे। या फिर अगर आप ये सोच रहे हो कि यही टीम है आपकी जो इंडिया के खिलाफ खेलेगी, मेरा ख्याल है ज्यादती हो जाएगी। शादाब खान अगर कुछ उखाड़ सकते हैं तो भैया ये उखाड़ चुके होते, इनको बहुत मौके मिले हैं, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े मैचेस में चांसेस मिल चुके हैं और ये पिट चुके हैं इंडिया के खिलाफ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कोई आज आज कोई ऐसी नई चीज़ लेके आ जाएगा कि इंडिया के प्लेयर्स जो हैं वो इनसे डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जो डिस्टर्ब कर सकता है उसको सही इस्तेमाल कर लो, और वो है उस्मान तारिक। वरना मुझे उसके अलावा कोई जगह ही नहीं नजर आ रही कि आप कहाँ डालोगे। आप बाबर किसको हटाओगे? आप हटाओगे किसे? बैट्समैनों में तो कोई हट नहीं सकता, बैट्समैन हटेगा तो बैट्समैन ही आएगा ना। फिर आपने ये दो ऑलराउंडर जो बीच में रखे हैं, नवाज और शादाब, इनमें से किसी एक को आपको हटाना पड़ेगा। नवाज हट नहीं सकता, मैन ऑफ द सीरीज बना हुआ है भाई पिछली सीरीज में, तो ये हट नहीं सकता। तो हटेगा कौन फिर? शादाब पे ही छुरी चलनी चाहिए। और अगर आज जैसे एक ब्रेव कॉल ली है शादाब सलमान अली आगा ने, और खुद वन डाउन आया और बाबर को नीचे किया है, तो ये ब्रेव कॉल जो उसने ली है उसका रिजल्ट है जो आज आपने 168 मारा है। ठीक है ना, वही तो दो, ये वही तो एक पार्टनरशिप है, बाकी तो नीचे कुछ भी नहीं है इतना खास। तो कहने का मतलब है कि यही ब्रेव कॉल आपको लेनी पड़ेगी जब आप इंडिया का बिग मैच खेलोगे। क्या हो जाना है, ज्यादा से ज्यादा हार ही जाओगे ना, तो वैसे भी हारते ही हैं। कौन सा कोई हम हमेशा से जीतते रहे उनके खिलाफ? 10 वो जीतते हैं, 9 वो जीतते हैं, एक हम जीतते हैं। 9:1 का रेशियो है और कभी वो भी नहीं होता। तो ये तो रियलिटी है, इसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। तो अगर आपने उस्मान तारिक को खिला दिया एक बैट्समैन कम करके, ठीक है, तो आप अपने आप को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि अगर एक टीम आप पे 200 रन मार सकती है, 220 रन मार सकती है, शायद वो 220 नहीं मारेगी, वो शायद 180 मारेगी। अगर वो 180 मार सकती है, शायद वो 180 नहीं मारेगी। आपने पास ऑप्शंस वो क्रिएट कर रहे हो ना, अबरार हो गया, उस्मान तारिक हो गया, फिर आपके पास नसीम शाह आ गया नीचे। शाहीन ठीक है, कभी पिट जाता है, कभी वो कर लेता है, नसीम शाह भी ठीक है। बाकी फिर आपके पास नवाज है, फिर आपके पास साइम है। तो ये आप अपने आप को वो ऑप्शंस दे रहे हो कि अगर कोई आपके खिलाफ 180 रन कर भी सकता है तो वो आप उसको रोक के 150 155 पे ला सकते हो। तो वो ऑप्शंस अगर आपके पास होंगी तो भाई फिर 6 बैट्समैन भी इनफ हो जाएंगे। बात सिर्फ ये है कि स्कोर कम होगा तो ये ऑप्शन बनेंगे ना। तो मेरे हिसाब से यही एक चेंज बनता है। अगर ये सलमान अली आगा ने ये ब्रेव कॉल ले ली तो देर इज नो, मैं इस पे बहुत पॉजिटिव हूँ कि इफ देर इज एनी चांस फॉर पाकिस्तान टू विन द मैच अगेंस्ट इंडिया, इट इज बाय प्लेइंग उस्मान तारिक। वरना नहीं जीत सकता, वरना नहीं जीत सकते। वरना आप वो सारी वही चीजें लेके जा रहे हो उनके ऊपर जो वो पहले भी फेस कर चुके हैं, और वो उसका उनके पास हल है। जिस बंदे का उनके पास अभी हल नहीं है, जो सिलेबस से आउट है, वो एक ही है, उसका नाम है उस्मान तारिक। तो उस्मान तारिक ही है आपका एक तुरप का पत्ता, और आपने उसको फेंकना है सिर्फ इंडिया के मैच में। इससे पहले बीच में कहीं लेके मत आना, ये मेरा मशवरा है भाई। तो बस आज की वीडियो यहीं तक है।
अभी एक छोटी-सी एक और चीज़ है जो पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है अंडर 19 में लगने वाला है, उससे पहले उस अंडर 19 के मैच से पहले जो है हमारे पास एक सिनेरियो बन रहा है वर्ल्ड कप का, जिसमें हमारा जो हमारा जो हमें पहले हमें वेट करना है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच का जो कल होने वाला है, और उसमें अगर इंग्लैंड जीत जाता है तो इंग्लैंड तो गया सीधा सीधा सेमीफाइनल। अगर इंग्लैंड हार जाता है न्यूजीलैंड से, जो कि मुश्किल लग रहा है, न्यूजीलैंड की टीम इतनी अच्छी नहीं लग रही, हारती जा रही है वो भी सारे के सारे मैचेस, तो अगर न्यूजीलैंड को अपसेट कर दे और इंग्लैंड को हरा दे, तो फिर तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बात आ जाती है। फिर पाकिस्तान ने सिर्फ एक मैच जीतना है इंडिया से, फिर उसमें कोई मार्जिन की बात नहीं है। लेकिन अगर न्यूजीलैंड हार जाता है और इंग्लैंड जीत जाता है, तो इंग्लैंड तो गया सेमीफाइनल के अंदर। फिर बात आ जाएगी पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे कि पाकिस्तान ने इंडिया को एटलीस्ट 85 से 90 रन्स के मार्जिन, वैसे तो 85 बोला है, 90 कर लो टू बी ऑन अ सेफ साइड, कि 90 रन्स के मार्जिन से हराना होगा। अगर तो ये होता है, अगर 200 रन है तो मेरा ख्याल है कोई 31-32 ओवर में चेस करना होगा, और अगर 250 पे आउट करते हैं इंडिया को, तो वो 35 ओवर के अंदर चेस करना होगा। ये वो सिनेरियोज हैं कि फिर आपको दूसरी जगह सेमीफाइनल में सिक्योर करने के लिए आपको इंडिया को बहुत अच्छे मार्जिन से 85 से 90 रन के मार्जिन से मारना है। अगर इंग्लैंड का मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच में किसी तरीके से न्यूजीलैंड हरा दे इंग्लैंड को, तो सिर्फ पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ इंडिया को हराना है, फिर वहाँ मार्जिन की बात खत्म हो जाती है। सिर्फ हराना है, अब पाकिस्तान गया सेमीफाइनल। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान, तकरीबन ऑस्ट्रेलिया तो आ ही गया है सेमीफाइनल में, अफगानिस्तान जो है वो तकरीबन फाइनल में आज वो भी सेमीफाइनल में जा चुका है। एक मैच रह गया उनका, कल जो आयरलैंड से वो खेलेंगे और पहुंच जाएंगे। तो पाकिस्तान का जो सिनेरियो है वो है बड़ा ट्रिकी, लेकिन अब पाकिस्तान के पास यही है, और इसमें ही पाकिस्तान ने परफॉर्म करके आगे आना है। आई होप के पाकिस्तान जो है वो इंडिया वाले मैच में फिर से अच्छा करे। पाकिस्तान इंडिया का मैच भाई 1 फरवरी को है, फिर अंडर 19 वाला, तो उस दिन भी बड़ी हेडलाइंस लगने वाली हैं, या तो इधर लगेंगी या उधर लगेंगी, जहाँ भी लगेंगी। तो ये है, मुझे ये नहीं पता कि पाकिस्तान जो है वो हरा देगा इंडिया को, और फिर 90 रन के मार्जिन से ही हरा देगा। ये तो बिल्कुल ही कोई, जिसे कहते हैं ना, ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन मैं, ठीक है, अगर हम वर्ल्ड कप से भी हार जाते हैं, निकल जाते हैं, कोई नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया को भी ये मैच हरा देता है, विच इज़ ह्यूज आस्क, ये भी कोई आसान नहीं है, तो अगर पाकिस्तान ये कर लेता है, मैं इस पे भी बोलूंगा यार वेल डन, आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। एक आधे मैच में बस वो इंग्लैंड वाले में जो अपसेट हुआ हमारा थोड़ा सा हुआ, वरना हम इसमें भी कोई इतना बुरा नहीं जा रहे, हमने अच्छी ही क्रिकेट खेली है ओवरऑल। तो मैं सिर्फ ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो इनको बड़े मार्जिन से नहीं तो एटलीस्ट हराए जरूर यार इंडिया को वर्ल्ड कप के अंदर। और अगर 90 रन से ऊपर से हरा देता है, तो भाई ये तो बिल्कुल ही, जैसे कहते हैं ना कि ड्रीम कम ट्रू वाली परफॉर्मेंस हो जाएगी। तो आई जस्ट होप कि ऐसा हो, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन ये कि ऑल द बेस्ट, बस ये कह सकता हूँ। सिनेरियो बड़ा मुश्किल है वैसे अंडर 19 के वर्ल्ड कप का, और सारी मेहनत, सारी कोशिश, सब कुछ, जितनी एफर्ट अब तक हम डालते आए हैं, एशिया कप और ये सारा, उसके बाद फिर बीच में बायलैटरल आई थी, क्या आई थी, तो ये सारी की सारी एफर्ट जो हम डालते हुए आए हैं, ये थी ही वर्ल्ड कप के लिए, और हम वर्ल्ड कप में ऐसे सिनेरियो में फंस गए हैं आके। तो आई जस्ट होप के अच्छा करें, बस बहरहाल देखते हैं। खुशी होगी यार अगर हम सेमीफाइनल्स में आगे चले जाते हैं, और बड़ी खुशी होगी अगर ये वाला पड़ाव क्लियर हो जाए किसी तरीके से। बहुत बचत होगी, और फिर आगे शायद चीज़ें आसान भी हो जाएं। तो बस यही है, आज तक की वीडियो मेरी यही है। वीडियो को लाइक कर लिया, चैनल सब्सक्राइब कर लिया। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।